गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी की इस क्लास में। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया है आपका घूर्णन और परिक्रमण। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। घूर्णन से हमारा क्या मतलब है? तो सर, घूर्णन से यह मतलब होता है कि जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर गोल गोल घूमती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमे यानी कि एक्सिस पर घूमे, या इसे हम धुरी भी कह सकते हैं। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष या धुरी पर घूमती है, ये इसकी एक्सिस या क्या है, अक्ष, तो हम कहते हैं कि यह घूर्णन है। इसके विपरीत परिक्रमण क्या होता है? तो परिक्रमण हमने जाना था कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है तो हम उस घटना को बोलते हैं परिक्रमण। क्या होता है परिक्रमण? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना या परिक्रमा करना। इतना हमने पिछली क्लास में जाना था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से मौसम बदलते हैं और किस प्रकार से दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। यानी कि कभी दिन छोटे हो जाते हैं, दिन की जो अवधि है वह छोटी रहती है और रातें लंबी हो जाती हैं, या फिर कभी इसके विपरीत होता है, रातें लंबी हो जाती हैं, और सॉरी, आपका रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा, जैसे गर्मी के समय भारत में आप पाएंगे क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, और सर्दियों में क्या होता है, रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण था? इसका एक ही कारण है कि पृथ्वी, पहला कारण तो ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पहला कारण तो ये है इसका। दूसरा क्या कारण है? परिक्रमण। पृथ्वी एक तो परिक्रमा करती है सूर्य के, जिस कारण से उसको अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्वांटिटी में, मात्रा में प्रकाश मिलता है। दूसरा, हमारी पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है अपने अक्ष से। ठीक है, ये हो गई दो बातें। और यही कारण क्या बनता है? मौसम में परिवर्तन का कारण बनता है। मौसम में परिवर्तन एवं दिन रात की अवधि। अवधि का मतलब क्या है? टाइम ड्यूरेशन, कितने घंटे का दिन हो रहा है और कितने घंटे की रात की अवधि में अंतर। क्लियर होगा आपको ये पॉइंट? तो पिछली क्लास में हमने इतनी बातें जानी थी। अब हम इसको एक बार पीडीएफ के द्वारा रिवाइज कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ आपके सामने है। अब हम इसको रीड करेंगे और चीजों को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सामान्यतः क्या होता है, हम एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद, इन 4 ऋतुओं में बांट देते हैं। आमतौर पर ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति बनती है अलग अलग जगह पर, उसके कारण
होता है। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, मौसम क्यों बदलते हैं, तो आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण। फिर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पृथ्वी की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। यहाँ पर देखेंगे आप, अगर हम इसको पहली कंडीशन माने, यदि हम इसे मान लें पहला कंडीशन। गुड मॉर्निंग मोनिका। सर। गुड मॉर्निंग भूति। आप लोग बहुत लेट हैं, क्या बात है? विभूति लेट कैसे हो गया? नहीं, थोड़ा काम। अच्छा अच्छा, मोनिका आप क्यों लेट हो जाती हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोनिका। चलिए म्यूट रखिएगा, क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी कल हमने पढ़ा था बोर्ड पर, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ पीडीएफ के द्वारा, ध्यान सुनना। हम मौसमों को 4 भाग में बांटते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद ऋतु। ठीक है, बसंत कह सकते हैं हम इसको, तो आती है आपकी मार्च वार्च में। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, तो हमने कल पढ़ा था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अलग अलग स्थितियां होती हैं, जो कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। और ये डायग्राम मैंने आपको कल डिटेल में बनाकर पूरा समझाया था। यदि हम पहला इसको माने, पहली स्थिति, जब पृथ्वी आपकी यहाँ पर है, तो आप पाएंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है कहाँ पड़ रहा है, कर्क रेखा पर। देखिए कर्क रेखा की जो लाइन है वहां पर क्या पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश। और ये उत्तरी ध्रुव है, सॉरी उत्तरी आपका गोलार्ध है, तो अभी क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिण में क्या होगा, सर्दी होगी। इस प्रकार फिर अब नीचे आएंगे दिसंबर में, तो क्या बनेगी स्थिति, अब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रहा है, जिस कारण से यहाँ दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, और मौसम हो जाएगा शरद ऋतु का। फिर तीसरी कंडीशन यहाँ देखेंगे आप, तो क्या होगा, अब दक्षिण जो क्षेत्र है, पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, वो सूर्य के पास में है, जिस कारण से जो रेखा दक्षिण की तरफ होती है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है, वहां पर अब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है लंबवत। ठीक है, कब होता है, 22 दिसंबर को। और आप देखेंगे कि मौसम कौन सा होगा, तो दक्षिण वाला भाग आगे है, तो दक्षिण में कौन सा मौसम होगा, गर्मी का। और ठंड कहाँ होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में। हमारा भारत क्या कहाँ पर है, तो वो भी उत्तर में है, तो भारत में दिसंबर में क्या होती है, सर्दियां आ जाती हैं। फिर ये चौथा पहुंचेंगे हम, चौथी जो कंडीशन बनेगी पृथ्वी की, फिर से वही आएगा कि अब लंबवत रेखा पड़ेगी सूर्य की, कहां पर, तो भूमध्य रेखा पर, और दिन और रात फिर से यहाँ बराबर हो जाएंगे, और आपका मौसम क्या हो जाएगा, बसंत का। ऐसा कब होगा, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इन सभी चित्रों में हम अपने भारत को रेफरेंस में लेके चलते हैं कि भारत में क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। डायग्राम कल आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। तो यदि अब आपसे कोई पूछेगा कि मौसम कैसे बदलते हैं और दिन और रात की अवधि किस प्रकार से बदलती है, कभी दिन छोटे होते हैं तो कभी रातें छोटी हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, तो आप एक आंसर करोगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के ओर परिक्रमा करती है चारों ओर। और दूसरा क्या इसमें बताओगे आप, लॉजिक। दूसरा कारण ये होता है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये दोनों कारण ही क्या करते हैं, ये मौसम में परिवर्तन करते हैं और दिन और रात की अवधि में बदलाव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। चित्र में आप देखेंगे कि 21 जून को क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। यह हमें दिख रहा है, पहला वाला चित्र क्या है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणें अब क्या होंगी, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये आपको समझाया था मैंने कल। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन क्षेत्रों में ऊष्मा यानी गर्मी अधिक प्राप्त होगी, ये भी क्लियर है, क्योंकि वो उसके पास में है, क्षेत्र सूर्य के पास में है। ध्रुवों के पास क्या होगा, क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जैसे कोई व्यक्ति सामने है, ठीक है, उसे आप इजिली देख लोगे, उससे आप इजिली बात कर लोगे। कोई बहुत दूर है और आपकी सीधाई में नहीं है,
तो उसे देखने के लिए आपको मुड़ना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उससे बात करने के लिए। तो उसी तरह से क्या होगा, सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी हैं ध्रुवों पर, इसलिए वहां पर कम गर्मी पहुंचती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये भी आपको समझाया था मैंने कि कैसे रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त यानी कि आपका भूमध्य रेखा या 0 डिग्री जो है, उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। क्या होता है उत्तरी भाग में, गर्मी का मौसम, पहली कंडीशन में। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, उसकी तरफ उसने मुंह कर रखा है, तो उसे गर्मी ज्यादा मिलेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होगा। क्या होगा, सबसे लंबा दिन। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य ज्यादा मिल रहा है उस क्षेत्र में। और सबसे छोटी रात होती है। कब होती है, तो याद रखना 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, वहां दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होती हैं। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत। याद रखना शब्द क्या है, उत्तर अयनांत। उत्तर का मतलब क्या है कि अभी गर्मी उत्तरी गोलार्ध में है, और अयनांत कहा जाता है जब आपकी रातें लंबी होती हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अयनांत। याद रखना ये शब्द, उत्तर अयनांत। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में, इसके जस्ट विपरीत आते हैं तीसरी वाली पर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका है। हाँ, हमें दिख रहा है कि ये जो दक्षिण ध्रुव है यहाँ पर, यह सूर्य के पास में है। अब क्या होगा, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये भी क्लियर है पॉइंट। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, एकदम 90 डिग्री पर पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। अब इससे क्या होगा, तो इससे दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। ठीक है, और मौसम कौन सा होगा, तो गर्मी का। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बात हो रही दक्षिण गोलार्ध की, तो दक्षिण में तो अभी गर्मी ही हो रही है। जो तीसरा कंडीशन था, यहाँ दक्षिण में गर्मी क्यों हो रही है, क्योंकि दक्षिणी भाग सूर्य के पास है। और हम लोग कहाँ हैं, हम तो उत्तर में बैठे हैं, भारतवासी कहाँ है, उत्तर में। तो हम लोग अभी सर्दी महसूस करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, सर्दी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, अयनांत कहते हैं। ठीक है, याद रखना अयनांत कब होता है, जब या तो सूर्य की रेखा कर्क रेखा पर होगी या मकर रेखा पर होगी, तब हम बोल देंगे अयनांत। क्या बोलेंगे, अयनांत। और जिस तरफ होगी, यदि उत्तर की तरफ सूर्य की रोशनी है तो उत्तरी अयनांत, और दक्षिण की तरफ सूर्य की रोशनी है तो दक्षिणी अयनांत। अब आते हैं अगली बात पे। यहाँ पे ये भी लिखा है जो आपको मैंने समझाया था कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्या मनाते हैं, क्रिसमस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ पर है, तो पृथ्वी में वह दक्षिण की ओर है, और दक्षिण में अभी क्या है, गर्मी हो रही है। जब भारत में सर्दी होती है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उस समय दक्षिण में क्या होता है, गर्मी होती है। और ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ है, तो दक्षिण में है, वहां पर क्या है, गर्मी। तो वहां क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। ठीक है, ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, एसएससी वगैरह में, रेल वगैरह में पता होना चाहिए। अब आते हैं अगला पॉइंट। 21 मार्च एवं 23 सितंबर या 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा को, कहा क्या बोला गया यहाँ पे, विषुवत रेखा। 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप दोनों चित्र में, दूसरा और चौथा जो बना हुआ है, ये सेकंड और ये ऊपर फोर्थ। इसमें क्या होता है, सूर्य की रेखाएं कहाँ पड़ रही हैं, तो विषुवत रेखा पर लंबवत। अब इससे क्या होगा, तो इससे पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। दिन जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी रात होगी। 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात, और इसे हम क्या बोलेंगे, विषुव। ठीक है, इस अवस्था को विषुव बोलते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ गया इस रेखा का, विषुवत रेखा। ठीक है, अयनांत क्या होता है, जो पहला और तीसरी कंडीशन में बना था वो अयनांत है, जब कर्क रेखा या मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा। और विषुव क्या है, जब आपका सूर्य का प्रकाश कहाँ चमकेगा, भूमध्य रेखा पर। ये याद रखना। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, शरद होता है, और ऊपर जाएंगे तो बसंत। हमारे यहाँ होली का त्योहार आ जाता है।
21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जो कि अभी आपको समझाया था। आगे पढ़ते हैं। बस इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि मौसम कैसे बदलते हैं और दिन और रात की अवधि में परिवर्तन कैसे होता है। अब आप मुझे बताइए, आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से? सारी बातें क्लियर हैं? यस और नो बताइए। मोनिका जी, मोती जी, किसी को कोई भी डाउट है? सारी बातें क्लियर है इस टॉपिक की आपको? ओके, वेरी गुड। ठीक है मोनिका, आपको क्लियर हो गया सब? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, मौसम के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो बहुत यूज होने वाला है ये। चलिए, वेरी गुड है, आपको समझ में आ गया। तो अब इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट बस, वरना आपको पढ़ने में समस्या होगी। वैसे पीडीएफ अपलोड कर दी है मैंने, यदि आपने देखी हो तो इसको बने रहने देते हैं ऐसे ही। पीडीएफ अपलोड कर दी गई है पहले ही। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, वो आपको समझना है कि उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है। आपने नाम सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन का, उसको और जान लेते हैं कि यह क्या होता है। ये आपकी पृथ्वी, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, और ये आपकी कर्क रेखा ऊपर होती है, और नीचे क्या होती है? मकर रेखा। ठीक है, यहां मान लेते हैं आपका सूर्य है। अब क्या होता है, अभी हमने जो पढ़ा था, चारों स्थिति हमारी पृथ्वी घूमती है, अलग अलग जगह पर प्रकाश पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि 2 बार प्रकाश कहाँ पड़ा था? भूमध्य रेखा पर। 2 बार प्रकाश कहाँ पड़ा था? 2 बार आपने देखा था कि प्रकाश कहाँ पड़ा? भूमध्य रेखा पर। एक तो मार्च में, दूसरा सितंबर में। तो 2 बार कहाँ पड़ता है प्रकाश? 0 डिग्री पर। तो ये भी याद रखना है आपको कि पूरे एक साल में विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत चमकता है। सवाल ऐसे बनेगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा। क्या स्टेटमेंट होगा? कि सूर्य विषुवत रेखा पर एक साल में 2 बार चमकता है, या उसका प्रकाश 2 बार पड़ता है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि अभी हमने डायग्राम में देखा था, एक बार मार्च में चमका था और एक बार आपका सितंबर में। फिर क्या सवाल आएगा आपसे? अगला स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार लंबवत होता है कर्क रेखा पर, और एक बार लंबवत होता है मकर पर। याद रखना, 2 बार कहाँ होगा? तो 0 डिग्री पर, और एक एक बार कहाँ पर होगा? आपका दोनों रेखाओं पर। एक बार आपका होता है कर्क पे लंबवत। ठीक है, जब 21 जून देखा था हमने डायग्राम में, तो वहां कर्क पे प्रकाश लंबवत था, 90 डिग्री पर था। फिर एक बार फिर से कहाँ लंबवत हुआ था? तो ये हुआ था मकर पर, जब हम सर्दियों में पहुंच गए थे दिसंबर में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है। देखिएगा, सूर्य यहाँ चमका, ठीक है, वर्ष में 2 बार चमकता है, यानी सूर्य क्या है? सूर्य तो वहीं पर है, पृथ्वी घूम रही है। तो हम उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि सूर्य चमक रहा है अलग अलग रेखाओं पर। तो सूर्य 2 बार तो यहाँ चमका, 2 एरो बना दिया मैंने यहाँ पर, और एक बार चमकेगा कर्क पर, और एक बार आपका मकर रेखा पर। ठीक है, भूमध्य पर 2 बार पूरे साल में, और कर्क पर एक बार, और मकर पर भी एक बार। अब उत्तरायण किसे कहते हैं? तो जब भूमध्य रेखा से सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है आगे, उत्तर की ओर, तो इसे कहते हैं उत्तरायण। ठीक है, भूमध्य रेखा से जब ऊपर की ओर सूर्य बढ़ा कर्क रेखा की ओर, तो कहलाया उत्तरायण। फिर ये वापस सूर्य सूर्य तो वहीं पर है, पर हम समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि सूर्य आगे और पीछे हो रहा है, जबकि पृथ्वी घूमती है। बट अभी हम यहाँ समझ रहे हैं। अब क्या होगा? पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? वापस नीचे जाता जाएगा नीचे, और फिर ये कहाँ आएगा? दक्षिण की ओर, यानी मकर रेखा पर आएगा। तो कहाँ पर आएगा? दक्षिण की ओर। तो क्या बोलेंगे हम इसको? दक्षिणायन। ठीक है, तो उत्तरायण का मतलब बस इतना होता है कि सूर्य का प्रकाश उत्तर की ओर जा रहा है, कर्क रेखा की ओर जा रहा है।
और दक्षिणायन का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश दक्षिण की ओर जा रहा है पृथ्वी के, यानी कि मकर रेखा की ओर जाता है। इतनी बात क्लियर है आपको? ये दोनों शब्द समझ में आ गए? कोई भी डाउट बताइए। विभूति क्लियर है आपको? ओके, वेरी गुड। देखो, यहां से हमें एक बात और पता चली, कॉमन सेंस वाली बात, कि हमारा सूर्य जो है हमेशा उसका प्रकाश दो रेखाओं के बीच में ही घूमता रहेगा। वो कौन कौन सी रेखाएं हैं? तो एक तो कर्क रेखा है, दूसरी मकर। यानी सर्वाधिक जो प्रकाश उसका रहेगा वो इन क्षेत्रों में रहेगा, यानी कर्क रेखा से लेकर आपका मकर रेखा तक सर्वाधिक प्रकाश उसका कहाँ बना रहता है पूरे साल भर? तो इन्हीं रेखाओं के बीच में, क्योंकि यहीं पर घूम रहा है, वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो ये जो रेखा है कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र है वहां पर हमेशा गर्माहट रहेगी, ज्यादा प्रकाश रहेगा। यदि हम तुलना करें ऊपरी क्षेत्रों की, वहां ठंडक रहती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उत्तरायण और दक्षिणायन का। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था घूर्णन और परिक्रमण, ये समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ आएगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हमारा फोकस क्या है? एमसीक्यू सॉल्व करना, क्योंकि प्री में वही आने वाला है। ठीक है, पढ़ तो हम कितना भी लें और सवाल एक भी ना बने तो कोई मतलब नहीं होता उसका। और प्री निकालने का एक ही सक्सेस मंत्र है, वो ये है कि जितने ज्यादा आप सवाल करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उतने ही आप नजदीक होंगे अपने रिजल्ट के, उतने अच्छा आपके नंबर आएंगे। ठीक है, चलो अब दोनों लोग मुझे आंसर करोगे, चीटिंग मत करना, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ टफ नहीं है ज्यादा। चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा प्लीज, ठीक है? फर्स्ट का ए ऐसे करके करिएगा, क्योंकि बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा मुझे। सवाल आपके सामने है, पढ़ते जाइए और आंसर करिए। यहां मैं दे रहा हूं ये पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवा और सातवां। तो आप आंसर करोगे फर्स्ट का ए, फर्स्ट का भी ऐसे, ठीक है, सेकंड का भी इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जी। पहले का ए है, विभूति ने क्या बोला है? फर्स्ट का बी, मोनिका करेंगे फर्स्ट का बी। सवाल क्या है? पृथ्वी की कितनी प्रमुख गतियां मानी जाती हैं? बी होगा ना, दो गतियां होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। ए कैसे होगा विभूति? आप तो गलतियां कर रहे हैं बहुत। दो होगा, एक परिक्रमण एक घूर्णन होता है। आपने फर्स्ट का ए लिखा है ना, मुझे वो समझ में आ रहा है। वो मिस्टेक हो गया, पता है। हाँ, ठीक। अगला सवाल पढ़िए, उसका आंसर करिए। घूर्णन। क्या आंसर होगा? अपने अक्ष घूर्णन। पर घूमना क्या कहलाएगा? घूर्णन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर मोनिका आंसर परिक्रमण। नहीं कर पाएंगे ना इस प्रकार से। आप भी आंसर करते रहोगे, फिर कमेंट में लिखिए, वो ज्यादा इजी रहेगा। दोनों के आंसर मालूम चलेंगे ना मुझे। मोनिका आप भी आंसर करो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आंसर भी करिए। 3 का क्या होगा बताइए? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? 3 का आंसर क्या होगा? लिख के बताइए, ए बी सी डी क्या होगा? 3 का भी सही आंसर है आपका, परिक्रमण होगा। 4th का आंसर करिए, मोनिका आप भी आंसर करो, विभूति आंसर कर रहे हैं सारे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 4 का सी, वेरी गुड। 4 का सी, अपने अक्ष की बात हो रही है विभूति, अपने अक्ष पर, ना कि परिक्रमा। तो कितने समय में करेगी? 24 घंटे में। आपका ये गलत हो गया है, ठीक है? 4 का सी ना होके 4 का बी होगा, 24 घंटे में। 5th का आंसर करिए, 5th का सी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। हाँ, सही आंसर इस बार आपका 365 दिन और 6 घंटे में।
मोनिका आप सुन रही हैं मुझे? आंसर करिए। हेलो सर, ये जी दिन और रात की गति किस कारण होती है? दिन और रात की गति तो ये 3 कारण बन रही है, एक परिक्रमा भी बनेगा, झुकाव भी बनेगा। नहीं नहीं, एक ही होगा, बताइए। आपको बताया हुआ है पहले ही क्लास में, आंसर एक ही होगा इसमें। इस क्वेश्चन के अनुसार आप एक ही आंसर करो, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है घूर्णन, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अवधि नहीं लिखा है, जब लिखा हो दिन और रात की अवधि, एक शब्द होता है अवधि, ड्यूरेशन, जब ये लिख कर आ जाएगा तब आप लगाओगे परिक्रमण, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है घूर्णन। सर जी सर सर मैं बस में सफर कर रही हूँ, मैं क्लास सुन रही हूँ। सॉरी सर, मैं आप ठीक है मोनिका, समझ गया मैं। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। ओके ओके ठीक है। हाँ तो 7 का आंसर करो विभूति। यहाँ पर अवधि नहीं कहा था, इसलिए यहाँ पर घूर्णन होगा, अवधि होता तो परिक्रमण हो जाता। 7वां क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण और अक्षीय झुकाव। सेवन का क्या आंसर बता रहे हैं आप? और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। केवल परिक्रमण, केवल अक्षीय झुकाव। 7 का भी वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बी होगा इसका। अच्छा एक बात मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे सवाल जो है ये मल्टीपल टाइप का मतलब होता है, कई स्टेटमेंट्स में सही हो सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो है घूर्णन भी सही होगा, साथ में झुकाव भी सही होगा, ठीक है। ये मल्टीपल टाइप वाले क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। दिन और रात किस गति के कारण होता है, तो पता है मैं घूर्णन, यदि झुकाव नहीं होगा, यदि पृथ्वी झुकी नहीं होगी तो क्या होगा, दिन और रात जो है होंगे, लेकिन एक जगह पर सिर्फ दिन ही दिन होगा और दूसरी जगह पर सिर्फ रात ही रात होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए यहाँ पर अभी हम बी आंसर मान के यहाँ पर चलेंगे। मैंने आपको समझा दिया है कि यदि कुछ सवाल ऐसा आ जाए कि मल्टीपल उसमें ऑप्शन सही हो, तो दोनों ही बातें सही होंगी, एक तो झुकाव वाली भी और घूर्णन। क्योंकि हम अगर पृथ्वी झुकी नहीं होगी तो क्या होगा, दिन रात तो होंगे, लेकिन एक साइड पे दिन ही दिन बना रहेगा और दूसरी साइड पे क्या होगा, रात ही रहेगी। 8वां देखते हैं, 8वां बताएंगे। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के तल पर कितने डिग्री झुका हुआ है? ध्यान देना, कहां से पूछा हुआ है, तो तल से पूछा है, तल से कितना झुकाव है, ना कि धुरी से। बी गलत हो गया आपका आंसर, बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पर क्या पूछा है, तल से, ठीक है। जब आपका पूछे एक्सिस से, धुरी से, अक्ष से, तब होगा 23.5, लेकिन जब तल शब्द आ जाए तो आप आंसर करोगे 66.5, ठीक है। सी होगा इसका। 9th का बताएंगे, अगला सवाल इसका बताएंगे 9th का। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, बताइए। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हो तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगा, बताइए। क्या समस्या आ रही है इसमें, इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत। उत्तरी गोलार्ध ऐसे बना लिया करो, ये बनाया, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध। ए बता रहे हो आप, गर्मी, गर्मी कैसे होगी, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है। इस प्रकार बना लिया करो। अब यहाँ पर बना दो उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है, जैसा बोला गया सवाल में बना लो ऐसा। फिर क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर है, यानी सूर्य इस तरफ है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध अब पास में आ गया है। तो अब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी पड़ेगी, ठीक है।
तुरंत आंसर मत किया करो, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है तो वहां गर्मी पड़ेगी, और उसके विपरीत जाओगे दक्षिण में तो वो दूर है यहाँ पर, तो वहां क्या होगा, सर्दी हो जाएगी। अगला सवाल 10th क्वेश्चन। सवाल नंबर 10। सवाल कह रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसे क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? देखो विषुव कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है 0 डिग्री पर। तो आप यहाँ से ऑप्शन को हटा सकते हो। पहले क्या किया करो, जो भी गलत ऑप्शन है उनको हटा दिया करो। तो ये ना आपका डी होगा ना आपका सी होगा, ये दोनों गलत हो गए नीचे के, क्योंकि विषुव पे क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो तो आंसर होगा नहीं। अब बचे दो ऑप्शन, पहला होगा या दूसरा होगा। अब आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस आप अब ये सोचो कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है कि सर्दी पड़ती है, इतना सोच लोगे तो आंसर आ जाएगा। ए ए कैसे होगा, रिवाइज नहीं किया क्या लगता है? 21 जून को अभी आपको डायग्राम दिखाया था, सारी चीजें समझा दी हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कैसे होगी, बताइए विभूति। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कैसे हो जाएगी? गर्मी होगी ना, अभी आपको पता है 21 जून को गर्मी होती है भारत में, फिर भी आप गलती कर रहे हो। चलो अगला सवाल पढ़ो, 11 नंबर का। क्लासेस आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसे क्या कहते हैं? अब ध्यान दो सवाल पे, क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण की ओर बात की जा रही है, और डेट क्या है, 22 दिसंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि 22 दिसंबर कब होता है, हमने डायग्राम में कहाँ लिखा था, और दक्षिणी गोलार्ध पर सर्दी होगी कि गर्मी होगी, ये पता करो। दो चीज पता कर पाओगे तभी आंसर होगा इसका। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, इससे भी टफ सवाल आएंगे फिर कैसे करोगे आप? बताइए क्या आंसर होगा। शीतकालीन संक्रांति होगी, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, वसंत विषुव या शरद विषुव? दो ऑप्शन आप इसमें हटा सकते हो इजिली। दो ऑप्शन को हटा दो, विषुव तो होगा ही नहीं, क्योंकि विषुव कब होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। पर सवाल में क्या लिखा है, दिन लंबा है रात छोटी है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए, गलत हो गए। अब बचे दो, का और खा। अब आपको ये बताना है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शीत होगी यानी सर्दी होगी या गर्मी होगी, बस इतनी सी बात है और आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, गर्मी, ग्रीष्मकालीन संक्रांति होगी यहाँ पर। क्यों पड़ेगी गर्मी दक्षिण में, इसका एक और ट्रिक है याद करने का कि आप कहाँ हैं, भारत कहाँ है, उत्तर में, और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के आसपास क्या पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी। तो जस्ट उसके अपोजिट, उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी या खा। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर का। विश्व वर्ष में कितनी बार आता है, विभूति इसका आंसर करिए। विश्व वर्ष में कितनी बार आता है? इसका क्या मतलब है कि
0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर हमारा सूर्य कितनी बार चमकता है? अभी आपको लिखाया था, अभी आपको समझाया है। भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूर्य कितनी बार चमकता है? आंसर करिए। विभूति, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। आंसर करिए सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपको समझाए। अपनी कितनी बार तो विषुव मतलब हो गया भूमध्य रेखा या 0 डिग्री। इस पर हमारा सूर्य कितनी बार चमकता है साल में? अभी आपको लिखाया था स्टार्टिंग में। इसका आंसर सुनिए, मैं बताता हूँ। 2 होगा। क्या होगा? 2 बार। अभी आपको समझाया था मैंने, देखिए यहाँ पर ध्यान से। इस प्रकार से पृथ्वी होती है और यहाँ बीच में क्या होता है? भूमध्य रेखा होती है, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री की रेखा या विषुवत रेखा। तो हमारा सूर्य जो है, सूर्य इस पर 2 बार चमकता है लंबवत वर्ष में। एक तो कब होता है? बसंत ऋतु में। और दूसरी बार कब चमकता है इस रेखा पर? तो आपका शरद ऋतु में। तो हमारी जो सूर्य के प्रकाश है वो विषुव रेखा या विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार लंबवत होती है। यही पूछा गया था। अगला सवाल पढ़ेंगे। 21 मार्च को कौन सा विषुव होता है? 21 मार्च को कौन सा विषुव होता है? बताइए। जो डायग्राम आपको सिखाया था, जो बनाकर समझाया था, उसी डायग्राम से मैक्सिमम सवाल आपके हो जाएंगे। बस यही एक शर्त है कि आपको रिवीजन करना होगा, वरना पढ़ते जाइए, कोई फायदा नहीं। 21 मार्च को हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध जहां पर हमारा भारत है, वहां क्या होता है? कौन सा मौसम होता है? बसंत आ जाता है। तो आंसर क्या होगा? बसंत विषुव। क्या आंसर होगा? बसंत विषुव। ठीक है। 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुव होता है। अगला सवाल देखते हैं। 23 सितंबर को शरद ऋतु होगा सर। क्या हुआ? शरद ऋतु। 23 सितंबर को कौन सा विषुव होगा ना? शरद होगी। शरद ऋतु। वेरी गुड। हाँ ठीक है। विषुवत के अब दौरान सूर्य की सीधी किरणें कहाँ होती हैं? विषुवत के दौरान सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? उत्तरी ध्रुव पर। एक पहले उत्तरी पढ़ो ध्रुव पर होगा, एक विषुव पढ़ो। विषुव क्या होता है? विषुवत रेखा के दौरान सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर होती हैं? मकर रेखा पर। सवाल में ही कर्क आंसर आपका रेखा। छुपा है, सवाल में ही आंसर छुपा है। देखो, विश्व का मतलब भी क्या होता है? भूमध्य रेखा। विश्व रेखा बोलते हैं ना, किसे बोलते हैं? भूमध्य रेखा को। क्लियर है? अगला सवाल पढ़िए। पृथ्वी घूर्णन गति क्या उत्पन्न होती है? पृथ्वी जब घूमती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? उत्पन्न होने की बात करो। दिन और नहीं नहीं, वो तो उत्पन्न थोड़ी होता है, वो तो होता ही है। क्या उत्पन्न होता है? जब ज्वार और भाटा, ये हमने पढ़ा था ना, ज्वार भाटा कैसे होता है? पृथ्वी घूमती है, भूखंड भी ज्वार भाटा भूमि का। उठते हैं। अगला पढ़िए। पृथ्वी पृथ्वी की की परिक्रमा करते समय दिन रात की अवधि। परिक्रमा से अवधि। वेरी गुड। दिन और रात की अवधि। दिन की अवधि और रात की अलग अलग दिया है ना इसमें। जी। हम्म। तो ये सवाल थोड़ा गलत ये लग रहा है, तो क्योंकि एक साथ होना चाहिए था ये। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी जो सूर्य झुकी का हुई है। हमेशा से विभिन्न अक्षांक अलग अलग ऋतुएं, विविध अक्षांक पर अलग अलग ऋतुएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सवाल बहुत अच्छा था, आपने आंसर सही दिया है। चलिए अगला सवाल।
पृथ्वी कक्षा का आकार का चौथा वृत्ताकार 1.5 वृत्ताकार। वेरी गुड। दीर्घ वृत्ताकार होता है इसका पथ। अगला पृथ्वी सवाल। सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? पृथ्वी सूर्य के नजदीक कब होती है? मार्च में। नहीं नहीं, ध्यान दो ध्यान दो, आपको सिखाया है, पृथ्वी सूर्य लिखवाया के पूरा। सबसे नजदीक अपसौर उपसौर। उपसर पूछ रहा है, पर यहाँ पर इसने डेट पूछ लिया, मतलब महीना पूछ लिया, किस महीने में होता है। इसका आंसर होगा जनवरी में, ठीक है। उपसर होता है जनवरी में और आपका अपसर होता है जुलाई में। लिखवाया था आपको, शायद याद हो, क्लास में लिखवाया था। अपसर कब होता है? 4 जुलाई को। और उपसर होता है 3 जनवरी को। क्लियर है? अगला सवाल पढ़ेंगे। जी। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई। जुलाई। जुलाई में। ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पूर्व से सूर्य पहले क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या होगा इसका आंसर? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, सही जवाब है। अगला पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर कहाँ स्थित है? तिथि रेखा पूछ रहा है, डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर। हाँ, सही जवाब है। 180 डिग्री देशांतर आपका क्या है? डेट बताता है। अगला सवाल। समय क्षेत्रों का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी परिक्रमण पृथ्वी घूर्णन पृथ्वी का मुख्य कारण। समय कैसे बदलता रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, टाइम जोन। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण भी घूर्णन के कारण भी। यहाँ पर हम घूर्णन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब पृथ्वी घूमेगी तभी दिन और रात हो जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर आप बी हम्म, करेंगे। अगला पढ़िए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने पर स्थानीय समय कितना अंतर आता है? 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 4 मिनट। अगला पढ़िए। पृथ्वी की गतियों का ज्वार भाटा का क्या प्रभाव होता है? पृथ्वी की गतियों का ज्वार भाटा पर क्या? सूरज चंद्रमा चांद मिलकर भाटा उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लास्ट। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? दिन रात लंबे हो जाएंगे, गोलार्ध हमेशा। मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। और सोचिए कोई थोड़ा सा। बदलाव। और ये भी हो ये सकता है गोलार्ध में मैंने हमेशा दिन रात। परिक्रमा की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ घूमने की बात हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, ठंडी और गर्म का कोई मतलब नहीं है उससे। घूर्णन करना तो बंद कर दे तो क्या होगा? जी, घूमना बंद कर दे, जैसे ही खड़ी हो जाए बस, ऐसे सिंपल खड़ी रहे बस, घूमे ही ना। तो जैसे एक मान लो, गोलार्ध में हमेशा दिन है, एक गोलार्ध में दूसरी हमेशा रात रहेगी। बिल्कुल सही आंसर। जैसे ये खड़ी है, आप घूम नहीं रही है। अब यहाँ प्रकाश तो पड़ता रहेगा तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, दिन ही दिन बना रहेगा, और यहाँ पे रात रात रहेगी। ठीक है, तो आपको मैंने जो जी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। देखो, क्लास में हम क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि आपकी जितनी भी गलतियां हैं क्लास में ही खत्म हो जाए, जो भी कंफ्यूजन है, गलतियां हैं, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है, रियल एग्जाम में आप कम से कम गलती करो। तो आप क्या क्या करना, अब ये जो एमसीक्यू है इन्हें एक बार फिर से लगाना, ठीक है। ये सवाल सवाल को पढ़, सवाल को ध्यान से थोड़ा सा एक पढ़ना, बार दोहराएगा नहीं आता। थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है सर, कहीं और भी काम है ना, तो थोड़ा 10 दिन की छुट्टी पर है ना, इसलिए थोड़ा नहीं चल रहा अच्छा था। तब बीच चलो में कोई छुट्टी बात ले नहीं, फिर भी लेंगे थोड़ा, अच्छा क्योंकि थोड़ा कोई बीच में बात आधी चक्कर। अच्छा अच्छा, फिर भी आपने बहुत अच्छे से सवाल लगाए हैं, ज्यादातर मैक्स में आपने सही आंसर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है, रिवीजन करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ओके सर। अब हमारा नया टॉपिक मोनिका मैम गई स्टार्ट क्या? होगा। जी मोनिका मैम गई क्या? आई थी। हाँ, शायद वो कहीं पे बिजी है। अब कल से हम आपका जो है मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम आपका होगा, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। भूगर्भ विज्ञान या भू आकृति विज्ञान हम शुरुआत करेंगे पहले। भू आकृति। भू आकृति विज्ञान, ये आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको। जैसे कि क्या क्या पढ़ेंगे हम, उसे जान लेते हैं। भू आकृति विज्ञान में हमारी भू का मतलब क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर जो भी आकृतियां बनी हैं, कौन कौन सी आकृति बनी है सर? तो पहाड़ बना है, ठीक है, पठार है, नदियां हैं, गर्त हैं, गड्ढे हैं, हेलो। मैदान है। इस प्रकार से क्या है, बहुत सारी आकृतियां हमारी पृथ्वी के ऊपर बनी हुई हैं। उनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वह अध्ययन क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सी आकृतियां जो हमारी पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट पर बनी हुई हैं, उनका अध्ययन करेंगे तो वह कहलाएगा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे जब हमने सौर मंडल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सौर मंडल की उत्पत्ति, लेकिन यहाँ हमारा फोकस अब क्या होगा? सिर्फ हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, क्या क्या सिद्धांत हैं, लोगों ने क्या क्या विचार दिए हैं वैज्ञानिकों ने, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका इतिहास। पृथ्वी का भी अपना एक इतिहास है। जैसे मानव जीवन का इतिहास है कि पहले हम वानर थे, फिर जाके हम होमो सैपियन बने, फिर होमो इरेक्टस, और अभी वर्तमान में आधुनिक मानव। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का भी एक इतिहास है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर वो ठंडी हुई, ठोस बनी। उस पर जो भी आप कह सकते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, उनसे क्या चीजें बनी, चट्टानें कैसे बनी। ठीक है, फिर पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, क्या क्रम रहा जीवन आने का। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट जो आपके हैं अभी वर्तमान में, महाद्वीप हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के इतिहास में। तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक और बहुत ही आपका कह सकते हैं रोचकता वाला टॉपिक है। इसमें आपको मजा आएगा। उसके बाद हम क्या जानेंगे, फिर हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है उसको जानेंगे। ज्वालामुखी में हम इसके कारण पढ़ेंगे, किस कारण से ज्वालामुखी आता है, कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्यादा जो आपके सवाल बनते हैं प्री में, वो यहाँ से ये बनता है कि ज्वालामुखी जो वर्तमान में घटनाएं घटित हुई हैं ज्वालामुखी से जुड़ी हुई, जो करंट अफेयर में रहती है, वहां सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, जैसे कई कुछ तो मेन आपके ज्वालामुखी है वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे भारत का है, ठीक है, अंटार्कटिका में कौन से हैं, यूरोप में कौन से हैं, वो कुछ मुख्य हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स में रहेंगे उन्हें हम बाद में कवर कर लेंगे। तो ज्वालामुखी पढ़ोगे आप, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे भूकंप के बारे में, भूकंप क्या होता है इसके बारे में जानोगे। फिर कई सारे थ्योरीज पढ़ोगे, कई सिद्धांत पढ़ोगे कि पर्वत कैसे बनते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, पठार कैसे बने, मैदान कैसे बने, नदियां कैसे कार्य करती हैं, कहाँ पर कौन से पठार पाए जाते हैं, सबके अलग अलग नाम होंगे, हर देशों के अलग अलग नदियां होंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे अध्याय में जो हमारा ये कहलाता है भू आकृति विज्ञान, हमें काफी सारी चीजें कवर करनी है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, यहाँ सवाल हर साल आता ही आता है। तो हम मंडे से इसको शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है होती, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, रिविजन करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, गुड आफ्टरनून।